यस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि आप पर्यावरण अध्ययन के कंप्लीट नोट्स एमपी टेट के लिए बाय करना चाहते हैं तो आपके एमपी टेट के नोट अवेलेबल है, जिसमें आपका पर्यावरण के नोट्स रहेंगे, कंप्लीट आपका पेडागोगी रहेगा, इंक्लूडिंग योर 20 मॉक टेस्ट पेपर्स। राइट, तो ये सारे प्रैक्टिस पेपर्स यदि आप बाय करना चाहते हैं विद नोट्स के साथ तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके रीड के नोट्स भी 20 को अपलोड हो जाएंगे। यदि आप रीड के नोट्स बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सेम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पूरा जो सेशन होगा वो पर्यावरण शिक्षण शास्त्र पर आधारित होगा। पर्यावरण पेडागोगी के कुछ क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, क्या इस चीज का समर्थन पर्यावरण अध्ययन के द्वारा नहीं किया जाता है? बच्चे कम गलतियां करें। स्टेटमेंट 3 है आपके पास कि बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे। और ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त अवसर मिले। तो किसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपसे ये पूछा गया है कि किस चीज का समर्थन यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो बच्चे कम गलतियां करें, ये कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होता है जिसको टीचर ध्यान में रखे। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने का अवसर मिलना चाहिए। बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, इससे ये चीजें समझ में आती है कि हाँ, बच्चा लर्निंग कर रहा है, बच्चा अधिगम कर रहा है। और स्टेटमेंट डी आपसे ये बोल रहा था कि बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, मतलब बच्चा नई नई चीजों को सीखे, लर्न करे, लाइक रिसर्च वे में करे, कुछ नया नया ज्ञान वो यहाँ पर प्राप्त करे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बच्चे कम गलतियां करें, ये प्रकृति जो है पर्यावरण के अंदर नहीं आती, मतलब बच्चों को ये चीजें करने को नहीं बोला जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करेंगे। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 की शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। मतलब आज जो टीचर है वो हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ाने वाली है, उसने सीखने के लिए कुछ अवसर प्रदान किए। सबसे पहले उन्होंने बोला कि समूह में पत्तियों का संग्रह करना। ठीक है, फिर पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। तीसरा, अपना वानस्पतिक संग्रहालय बनाना। मतलब इस तरीके से कि सब बच्चे यहाँ पर थोड़ा पर्यावरण से चीजों को सीख कर आए, गार्डन में जाकर थोड़े पत्ते वगैरह देखे, उन पत्तियों का संग्रह करे। ठीक है, उनकी अन्य विशेषताओं पर चर्चा करें। तो इस प्रकार की गतिविधियां, ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए थे, 3 कथन आपके सामने थे। और उसके बाद बोला गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। मतलब टीचर किस चीज के लिए बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकती है। बच्चों के द्वारा जो कार्य का विस्तार किया गया है उसके द्वारा जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करे, और इसमें बच्चों की पहल हो। बच्चे निरंतर गतिविधियों में यहाँ पर लगे रहे, और बच्चों की परस्पर क्रिया, उनका अवलोकन और उनका सहयोग करना। ये आपसे पूछा था एक नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में कि जो नकारात्मक स्टेटमेंट है उसको पहचानिए। ये यहाँ पर कि बच्चों को याद कर लेना, बच्चे उन सारे पत्तियों के नाम याद कर ले और ये सारी चीजें करे, तो ये पॉसिबल नहीं है, या फिर ये चीजें बच्चों को नहीं करवाई जा सकती है। बच्चा एक तो उस चीज को अच्छे से विस्तारित रूप में सीख रहा है, अच्छे से सीख रहा है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। निरंतर गतिविधियों में लगे रहे, मतलब बच्चा एक्टिविटी बेस्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा गतिविधि करेगा उतना ही सही रहेगा। और बच्चे की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस माध्यम से बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है। तो आंसर आपका करेक्ट क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उनके नाम बच्चे के द्वारा यहाँ पर याद कर लेना। करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? आपसे बोला गया कि शिक्षार्थियों का आकलन करना है, तो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका यहाँ पर क्या नहीं करेगी? शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, और ऑप्शन नंबर डी था कि बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, मतलब उनकी क्वालिटेटिव डिफरेंसेस जो है उसको यहाँ पर दिखना। तो वन बाय वन करके हम लोग सारे ही ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बच्चे की जितनी भी सीखने की क्षमता है उसको ध्यान में रखकर सूचना को दर्ज करना, यानी कि एक तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। राइट, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, मतलब बच्चों के पास प्रीवियस जितना भी नॉलेज है, प्रीवियस जितना भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके साथ तुलना करना, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है।
स्टेटमेंट डी देख लेते हैं। बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक अभिलेख करना, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। आपको बताना था कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, तो केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, या तो सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, उसके अलावा जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको यही बताना था कि किस चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तो स्टेटमेंट डी आपका राइट हो जाएगा कि सिर्फ कुछ पक्षों पर ध्यान देना गलत बात यहाँ पर होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मतलब बच्चा जो है समुदाय अपने आसपास के परिवार के लोगों, अपने पड़ोसियों वगैरह से बहुत सारी चीजें सीख भी सकता है और उनको सिखा भी सकता है। तो समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, या फिर ये एक बहुत सस्ता संसाधन है। अगला स्टेटमेंट, अगला ऑप्शन आपके सामने, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जो सीखने में मदद करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध करवाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये वास्तविक, मतलब रियल इन्वायरमेंट में बच्चों को वास्तविक स्थितियों के माध्यम से सीखने के अवसर यहाँ पर मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, ये लेसन हमने पढ़ा भी है। ये लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि उनके द्वारा लिखी गई ये कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई सारी कहानियां लिखी है, और अपनी मृत्यु के समय, जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब वे क्या थे? भारत के उपराष्ट्रपति थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के राष्ट्रपति थे, या फिर भारत के प्रधानमंत्री थे? तो हमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको एक पॉइंट यहाँ पर पता चल गया कि क्लास 5th में एक लेसन आता है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, पानी के बारे में बताता है। ये किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ये कौन थे जब इनकी मृत्यु हुई थी? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर ठीक नहीं है? हम लोग पढ़ते हैं फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, मतलब हम लोग भोज्य पदार्थ जो होते हैं, या जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, उसको लंबे समय तक कैसे संरक्षित करके यहाँ पर रख सकते हैं। तो दूध और पनीर का जोड़ा, क्या ये ठीक नहीं है? आलू और चिप्स का जोड़ा, सेव और जैम का जोड़ा, या फिर कच्चा आम और उससे बनने वाला पिकल अचार? तो आपको बताना है कि कौन सा लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहेगा। देखो आलू होते हैं, उसको हम लोग लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए उसके चिप्स बना लेते हैं, जो कि काफी लंबे समय तक चलती है। सेब है, उसका जैम हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, तो वो भी लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। आम होते हैं, तो आम के सीजन में हम लोग आम लेकर आते हैं, और पूरे साल भर चलाने के लिए उसका अचार बनाकर रख लेते हैं। राइट, लेकिन दूध और पनीर जो है, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि इसको हम लोग लंबे समय तक सुरक्षित करके नहीं रख सकते। तो दूध और पनीर का जोड़ा यहाँ पर ठीक नहीं होगा। आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट। अगले प्रश्न की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ठीक है, पर्यावरण को लेकर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है? सेकेंड, चलिए, यह हमें चारों ओर से घेरने वाला वातावरण होता है, क्या ये पर्यावरण को लेकर राइट है? ये प्रकृति में समस्त जैविक और अजैविक क्रियाएं जो होती है पर्यावरण का अंग होती है। ओके। तीसरा स्टेटमेंट है, पर्यावरण स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल आदि मंडल इसके अंदर शामिल होते हैं। और स्टेटमेंट ये है कि ये चारों के चारों स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है। तो डेफिनेटली ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है, कि चारों ओर से हमें घेरे हुए, इसीलिए इसको एनवायर का मतलब वही होता है कि चारों ओर से घेरे रहना। और हिंदी में यदि बात करें, पर्यावरण जो कि संस्कृत के परिधन आवरण से मिलकर बना है। परि मतलब चारों ओर, और आवरण मतलब घेरे हुए। तो वही डेफिनेशन का मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 आपका राइट है। ठीक है, प्रकृति में समस्त जैविक और अजैविक क्रियाएं इसी का अंग है। स्थलमंडल, जल मंडल हमारा, जीव मंडल और वायुमंडल इसी के अंदर शामिल है। बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा लाए गए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, स्कूल पर्यावरण, या इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा जो परिवर्तन लाए गए, मतलब मनुष्य के द्वारा वो परिवर्तन लाए गए, न कि प्रकृति के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका दो अलग अलग तरीके से बनता है। यदि मनुष्य परिवर्तन लेकर आ रहा है, तो उसे हम लोग एक प्रकार से सामाजिक पर्यावरण बोल सकते हैं। जैसे कि मनुष्य ने सड़कें बना दी, रोड बना दिए, और इसी तरीके से बहुत सारे बोल सकते हैं कि तालाब झील का निर्माण करवा दिया, बांध बनवा दिए, तो ये मनुष्य ने परिवर्तन लाए। ये कृत्रिम परिवर्तन है ना?
तो यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यदि यहाँ पर पूछा होता कि प्रकृति के द्वारा यदि कोई चेंजेस आए हैं, प्रकृति के द्वारा नदियां बनी है, समुद्र हुए, ये कोई प्राकृतिक चेंजेस है, तो इस प्रकार के पर्यावरण को क्या बोला जाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण बोला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्लासिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्गीकरण उसका किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पर्यावरण अध्ययन के बारे में सही कथन क्या हो सकता है? यह हमें पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन व सुधार की समझ देता है। मनुष्य व प्रकृति के बीच में संबंधों की व्याख्या की जा सकती है। पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय दृष्टिकोण है जिसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित होती है। ठीक है, चाहे वो आपका भौतिकी हो, रसायन हो, है ना, बायोलॉजी हो, ठीक है, जो भी हो, सारी चीजों का एक दृष्टिकोण हम लोग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर एकीकृत रूप में इंटीग्रेटेड वे में पढ़ते हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पर राइट है? तो ये हमें पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन व सुधार की समझ देता है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। दूसरा, मनुष्य व प्रकृति के बीच में संबंधों की व्याख्या करता है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है, पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय दृष्टिकोण होगा, ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पर्यावरण का स्वरूप कैसा होता है? जैविक होता है, अजैविक होता है, प्रतिजैविक होता है, या फिर एक और दो, दोनों? तो हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण किससे मिलकर बना है? जैविक और अजैविक कारकों से बना है। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक तो यहाँ पर होंगे नहीं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण हमारा जैविक कारकों से भी मिलकर बना है और साथ ही अजैविक कारकों से भी मिलकर बना है। अब आपसे पूछा गया है कि जैविक विविधता का संबंध क्या है? वायुमंडल से है, जलमंडल से, भूमंडल से, या फिर इन सभी से? तो जैविक विविधता जो है इन सभी से संबंधित है, आपको वायुमंडल में भी, जलमंडल में भी और भूमंडल में भी। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? सारे के सारे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे हमारे जैव विविधता में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण के संबंध में बालकों का बोध विकसित करना, पर्यावरण का विकास करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? डेफिनेटली ये तीनों ही उद्देश्य हमारे पर्यावरण शिक्षा के होंगे। उसका संरक्षण करेंगे, बालकों की बोध समझ शक्ति का विकास करेंगे, पर्यावरण का विकास करेंगे, यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? चलिए, 13 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरी में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के बाद प्रयोगों को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा किए गए उत्तर, मतलब कि बच्चों ने यहाँ पर पानी को कैसे बॉईल किया जाता है, कैसे उबाला जाता है, उसका वाष्पीकरण किस तरीके से हो रहा है, मतलब बच्चे सारी प्रोसेस को देख रहे हैं। उसके बाद उनको पूरा एनालिसिस करने को बोला गया कि बच्चों ने जो उत्तर दिए, एक बच्चे ने बोला कि पानी यहाँ पर गुम हो गया है, दूसरे ने बोला कि कटोरे ने क्या करा, पानी यहाँ पर सोख लिया है, तीसरे ने बोला आग ने पानी पी लिया है, और फोर्थ वाले बच्चे ने बोला कि, मतलब कुछ बच्चों ने ऐसा बोला होगा कि भगवान ने यहाँ पर पानी पी लिया है। तो बच्चों की यह सोच क्या बताती है? मतलब बच्चों को यहाँ पर पानी की वाष्पीकरण की प्रोसेस, पानी को उबालने की प्रोसेस, है ना, ये किस तरीके से होती है इसके बारे में आइडिया नहीं। और बच्चों के द्वारा यदि इस तरीके से आंसर दिए जाते हैं तो ये चीजें क्या बताती है कि बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। दूसरा है, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार है। तीसरा है, बच्चों के उत्तर जो है यहाँ पर तर्क संगत नहीं है, लॉजिकल आंसर बच्चों ने नहीं दिए, या फिर बच्चों की सोच यहाँ पर गलत है। तो हमें पता है कि जब बच्चों को ऐसी प्रोसेस करवाई गई और बच्चों ने इस तरीके के आंसर दिए कि आग ने पानी पी लिया है, भगवान ने पानी पी लिया है, कटोरे ने पानी सोख लिया है, पानी यहाँ पर गुम हो गया है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए कि बच्चों के वैकल्पिक विचार है। क्योंकि बच्चों को यदि पहले से ऐसी चीजें नहीं सिखाई जाएगी तो उनका स्कीमा, जो एक प्रारूप है, वो इस तरीके से डेवलप नहीं होगा कि वो इस तरीके से सोच पाए कि हाँ ऐसी भी कोई प्रोसेस होती है जो कि हमारे विज्ञान में होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, शिक्षक को इन उत्तर का सामना, जो अभी आपने ये प्रश्न देखा इसी से आपके दो प्रश्न थे। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा गया, अगला ही प्रश्न आपसे ये पूछा गया कि जब बच्चे इस तरीके के आंसर करते हैं तो टीचर ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से उनको रिस्पॉन्स कर सकता है, कैसे सामना करेगा। उनके विचारों तक पुनः तरीके से पहुंचने के लिए वापस से डिस्कशन किया जाए, बच्चों को बता दे कि वो गलत सोच रहे हैं। जल चक्र यानी कि जो वाटर साइकिल होता है जिसमें संघनन, वाष्पन सारी प्रोसेस होती है, उसका एक चार्ट
छोटे बच्चों को प्रदर्शित किया जाए, या फिर वाष्पीकरण की परिभाषा दी जाए और बच्चों को बोला जाए कि आप इसे यहाँ पर लर्न कर लीजिए। आंसर क्या हो सकता है, जब बच्चे पानी गुम हो गया है, कटोरे ने पानी पी लिया है, इस तरीके के आंसर करेंगे तो हमें चाहिए कि हम लोग बच्चों को वापस से वही सिचुएशन क्रिएट करके वापस से इस पर डिस्कशन करें, पुनः चर्चा आरंभ कर देनी चाहिए। तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा यहाँ पर आरंभ की जा सकती है। करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे इसका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। स्थानीय, नगरीय, राज्य स्तरीय वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को आयोजित करना महत्वपूर्ण है क्यों? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्थानीय लेवल पर, अपने स्कूल लेवल पर, अपने नगर लेवल पर, राज्य स्तर पर इस प्रकार की प्रतियोगिताएं, वैज्ञानिक प्रतियोगिताएं आयोजित होना चाहिए जहाँ पर बच्चे प्रोजेक्ट का प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ नई नई टेक्निक को बिल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे शिक्षक का मनोरंजन होगा, इससे वित्तीय सहायता मिलेगी आयोजकों को, जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको, या बच्चों के बीच में वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करेगा, या इससे छात्र अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। क्या आंसर यहाँ पर राइट हो सकता है? तो आंसर क्या बन सकता है यहाँ पर राइट, कि इससे बच्चों के बीच में वैज्ञानिक प्रतिभा उजागर होगी, वित्तीय सहायता मिलेगी, मनोरंजन होगा, समय का सदुपयोग होगा। डेफिनेटली बच्चों के अंदर जो है एक वैज्ञानिक प्रतिभा जो है वो उजागर होगी, मतलब एक साइंटिफिक आइडिया जो है उनके अंदर बिल्ड करने का मौका टीचर को यहाँ पर मिलेगा इन सारी प्रतियोगिताओं के माध्यम से। तो आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि यहाँ पर क्या हो सकती है? मनोविश्लेषणात्मक विधि हो सकती है, तुलनात्मक विधि हो सकती है, विकास विधि हो सकती है, या फिर सांख्यिकी विधि हो सकती है। तो यदि हम बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं तो हम लोग किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंटल विधि का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंटल मेथड, विकास विधि इस प्रकार की विधि होती है जहाँ पर बच्चों का A to Z सारा अध्ययन किया जाता है, लाइक गर्भावस्था से लेकर पूरा डेवलपमेंट जो उसका हो रहा है उसका पूरा अध्ययन किया जाएगा। तो ये विधि किस प्रकार की विधि कहलाएगी? ये विधि एक प्रकार से हमारी विकास विधि यहाँ पर कहलाती है। करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से क्या छोटे बच्चों के विज्ञान शिक्षण का परिणाम है? सर 3 स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन है। सबसे पहले उनमें समझ विकसित करना, सेकंड है उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, और उनमें साक्षरता कौशल का विकास करना। अब आप यदि ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको केवल 2 दिए हुए हैं, या तो ए और बी आपका करेक्ट हो सकता है, या फिर बी और सी आपका करेक्ट हो सकता है, केवल ए और सी करेक्ट हो सकता है, या फिर केवल बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, विज्ञान शिक्षण का क्या परिणाम है, छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले उनके अंदर समझ शक्ति का विकास होना चाहिए, राइट, और उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए कि हाँ थोड़ा वो एक साइंटिफिक वे में थोड़ा अच्छे तरीके से चीजों को लर्न कर पाए। तो क्या स्टेटमेंट राइट हुए हमारे? ए और बी स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो कोई भी 2 बताने थे, सी भी ठीक हो सकता था कि उनमें आप उनके साक्षरता कौशल को विकसित करें, लेकिन ज्यादा बेस्ट हमारे 2 हैं, यानी कि ए और बी, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अब आपको बताना है मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, या फिर व्यवहार का विज्ञान। तो आज की सदी की यदि बात करें तो आज की सदी में माना जाता है कि मनोविज्ञान एक प्रकार से व्यवहार का विज्ञान है। तो डी आंसर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि क्या होगी? वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करना, उन्हें प्रयोगों से दूर रखे, उन्हें सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखे, उन्हें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखे। अब यदि हम लोग बच्चे के अंदर समझ शक्ति या उसकी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, उसकी समझ क्षमता को विकसित करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बच्चे यदि किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर उसकी क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद हम लोग यहाँ पर, यानी कि बच्चों की मदद हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को किसके द्वारा लिखा गया? बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा, बी.एस. ब्लूम के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोहेलबर्ग के द्वारा, और पी.एफ. स्किनर के द्वारा। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है हमारे पियाजे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्टिविज्म से कनेक्टेड है, तो ये शैक्षिक उद्देश्यों में नहीं आएंगे। कोहेलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट से कनेक्टेड है, और बी.एफ. स्किनर जो है एक हमारे बिहेवियरिस्ट थ्योरिस्ट है, व्यवहारवादी सिद्धांतकार है। ठीक है, तो ये शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? बी.एस. ब्लूम के द्वारा, जिसमें इन्होंने बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, और यानी कि हमारे संज्ञानात्मक विकास को बताया हुआ है। एक हम लोग बोलते हैं ना कि फिजिकल डेवलपमेंट इसके अंदर आ जाता है, साइको डेवलपमेंट जो होता है, साइको डेवलपमेंटल थ्योरी, उसके द्वारा जो डोमेन है वो इनके द्वारा दिया गया है। इमोशनल डेवलपमेंट जो है इनके द्वारा दिया गया है। तो सारे डेवलपमेंट या डोमेन की बात जो है किसके द्वारा की जाती है? बेंजामिन एस ब्लूम या फिर बी.एस. ब्लूम के द्वारा की गई है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1।
ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। यदि आप किसी भी प्रकार के कोर्सेज वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल जो है कोर्सेज से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और संडे को आपका एक टेस्ट आएगा, उस टेस्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर प्रीवियस टेस्ट और जो आपका अपकमिंग टेस्ट आने वाला है दोनों का सॉल्यूशन हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।